Okay, am I audible to all of you? Hello. आवाज कट रहा है सर आपका। Okay, okay. Okay. Now is it okay? Still, yeah. ठीक है अभी? यस सर। Okay. So, okay. A very good morning to one and all. So today we are going to learn about the disease surveillance and the monitoring mechanism with respect to the aquatic animal diseases. तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं उसका टाइटल है डिजीज सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग। तो हम देखेंगे कि हाउ दीज डिजीज सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम इज एन एसेंशियल टूल टू कीप मॉनिटरिंग in case of aquatic animal diseases. So basically what is surveillance? जब हम सर्विलेंस की बात करते हैं then we will learn about the definition of surveillance, what are the types of the surveillance system, what is the purpose behind this, what would be the function, and how we can plan a best surveillance system, and how they report and monitor the aquatic animal diseases. So basically, we must know that what is the challenge, means why this concept came into existence in aquaculture. Means at first, when we learn about disease surveillance, what does it mean? So basically, surveillance means the watching over. Watching over मतलब देखते रहना। अभी आप लोग देखते होगे कि हम लोग डे बाय डे हम लोगों के पास एक अपनी बायोमेट्रिक कार्ड होती है। जो फॉरेन कंट्रीज होती हैं वहाँ क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए, क्राइम को रोकने के लिए एक उनकी बायोमेट्रिक कार्ड्स होती हैं, ताकि हर एक स्पेसिफिक जितने भी ह्यूमंस हैं, जितने भी लोग हैं, उन पे वो मॉनिटरिंग की जा सके। ठीक इसी तरीके से जब हम डिस्कशन करते हैं डिजीज सर्विलेंस की, तो ये कॉन्सेप्ट वहीं से आया कि क्या हम डिजीज को भी वॉच ओवर कर सकते हैं, क्या उसके प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज की जो पैटर्न है वो किस तरीके से प्रोसीड करता है, प्रोग्रेशन कैसे करता है, क्या हम उसको स्टडी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी आधार कार्ड है और आधार कार्ड से आपके बारे में सारा डिटेल्स निकाला जा सकता है, इवन अ सिंगल क्लिक, एंड दिस इज रिजर्व विद द गवर्नमेंट अथॉरिटी, इजंट इट? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए आधार कार्ड बनाई है, जिसके बारे में जब एक सिंगल क्लिक पे आपके बारे में वो सारा डिटेल्स पता कर सकते हैं। डे बाय डे चाहे हम लोग जितने भी सोशल साइट्स क्यों नहीं हो, अब स्लोली स्लोली हम अपने जो डिटेल्स हैं वो हाइड नहीं कर सकते। ठीक इसी तरीके से जब डिजीज सर्विलेंस की बात करते हैं तो सर्विलेंस, डिजीज सर्विलेंस कहने का मतलब क्या होता है कि वॉचिंग ओवर disease, okay, watching over a disease pattern and their progression. Basically, when we discuss about the surveillance, so surveillance means derived from the Greek word that means watching over. And when we talk about surveillance, this is a monitoring behavior, activities, or information for the purpose of information gathering, influencing, managing, or directing. Okay, so क्या क्या इंक्लूड होगा ये, यदि हम इसको डिफाइन करें डिफिनेशन के तौर पे, तो सर्विलेंस इज द ऑनगोइंग सिस्टमिक कलेक्शन, कोलेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा and the dissemination of information to those who need to know in order
that action may be taken. क्या है कि ये एक सिस्टमिक कलेक्शन है. कलेक्शन जो डाटा होते हैं हम लोग एक जगह कलेक्ट करते हैं, कोलेट करते हैं उसको एक जगह. कलेक्ट करने के बाद कोलेशन करने का कहने का क्या मतलब है कि संग्रह करके उसके ऊपर में आउट करना, एक पैटर्न सोचना, फिर एनालिसिस करना, उसका इंटरप्रिटेशन करना, और किस तरीके से ये डिसेमिनेट हो रहा है इसके इंफॉर्मेशन को पास करना. कहां तक? तो हमारा फार्म लेवल तक, इजंट इट. और उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं किसी भी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, उसके पैटर्न को देखते हुए, उसके प्रोग्रेशन को देखते हुए क्या ऑप्टिमल कंडीशंस होने चाहिए, तो हम लोग इस पे वॉच ओवर करते रहते हैं. तो बेसिकली यदि हम देखें तो जो सर्विलेंस की डिफिनेशन है वो अलग अलग डिफाइन किए गए हैं, चाहे वो OI ही हो जिसको ऑफिस इंटरनेशनल डिसेपिजोटिक्स हम लोग बोलते हैं, जिसका हेडक्वार्टर फ्रांस में है. तो बेसिकली ये इपिडेमियोलॉजिकल प्रैक्टिस है by which the spread of disease is monitored in order to establish pattern of disease progression. ठीक है. एपिडेमियोलॉजी क्या है? तो बेसिकली एपिडेमियोलॉजी क्या है? दिस इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्प्रेड एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज. ओके. So basically epidemiology is the scientific study of the spread and control of disease is called epidemiology, and disease surveillance is an part of epidemiological practice by which the spread of disease is monitored in order to establish pattern of disease progression. Okay. From previous classes, we know that there is an international organization, that is OIE, Office International Disepijotics, who monitors, who keep surveillance on these disease monitoring system. They have investigated, they have given another definition with that, and they involve in the detection for the occurrence of disease for control purpose, which may involve testing of a part of a population of aquatic animals, isn't it? If we discuss about, so what is the objectives behind these surveillance? Surveillance समझने में किसी को परेशानी है? सर्विलेंस क्या हुआ कि हम लोग किसी भी चीज, कोई भी जो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी करते हैं, एक डिजीज का पैटर्न क्या है, उसके बारे में डिफिनीशन उसकी क्या है, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे किसी डिजीज को, उस डिजीज जो स्प्रेड करती है उसका एक पर्टिकुलर सीजन क्या होता है, क्या टेम्परेचर होता है, ठीक है, क्या एक स्पेसिफिक पैरामीटर्स हो सकते हैं जिनसे उस डिजीज को प्रिवेंट किया जा सकता है, कौन कौन से वेक्टर होते हैं, तो इनके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन कैच करना, उनको गैदर करना और इसको डिसेमिनेट करना फार्म लेवल तक. तो इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं और ये कैसे कलेक्ट करता है, कोलेक्ट करता है, एनालिसिस करता है और डाटा इंटरप्रेट करता है, वो हम लोग देखेंगे. बेसिकली व्हाट इज द पर्पस एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस? So basically they involves in the rapid detection of new and exotic infectious diseases in aquatic animals. When we discuss about the aquaculture, we are dealing with the aquatic animals, isn't it? So basically these surveillance system, these organization involves in the rapid detection of newly emerged and exotic infectious diseases in aquatic animals. Further, they are much more relevant to domestic and international movement of diseases. Means they are involved in the study of the transboundary movement of diseases. Okay. Then third one is, apart from these two, there are certain functions, there are certain objectives, like they participate, they collect accurate description of the distribution and occurrence of diseases. They assess the control or eradication or successful eradication of a particular disease, and also they assures the SPF stock. SPF is specific pathogen free stocks. Okay. So how these disease surveillance work? यदि हम इसको देखें, how it happens, suppose there is a stakeholder,
ठीक है, अल्टीमेटली these total communication level should be communicated with the stakeholder, isn't it? कोई फार्म लेवल पे है, वहां पे सपोज डिजीज आउटब्रेक हुआ, उनके नॉलेज में आया, वो डाटा एनालिसिस किए, डाटा इंटीग्रेट किए, और फर्दर वो फीडबैक कहाँ दिए, डाटा कलेक्शन सेंटर। ठीक है, और ये सर्विलेंस कम्युनिकेशन सेंटर जो होता है ये क्या करते हैं, अब इसके बारे में जो सर्विलेंस कम्युनिकेशन है वो टोटल जितने भी चाहे वो डिजीज हुआ हो उसके बारे में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर और फंक्शनल रिसोर्सेस होंगे, क्या कौन से होस्ट पॉपुलेशन को जो ये इन्फेक्ट कर रहा है, किस इन्वायरमेंट में इन्फेक्ट कर रहा है, फर्दर दे मॉनिटर whether the availability of known pathogens are there or they observe the exotic and any new pathogens if emerged in that particular farm area। फिर वो क्या करेंगे, एक्वेटिक हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम में ये सारी जानकारी अवेल करवाएंगे, और ये इसके बाद उनका एक कम्युनिकेशन सेंटर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रचार। जैसे हम लोग हर एक, चाहे वो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, उसमें एक क्या होता है, एक आपका कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। जैसे आपके भी कॉलेज में क्या कम्युनिकेशन सिस्टम है या नहीं है, लाइक एक्सटेंशन एक्टिविटीज। कोई भी इंस्टीट्यूशन 3 पार्ट में इन्वॉल्व होता है, एक होता है रिसर्च, टीचिंग एंड एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब जो रिसर्च हुआ उसके जो, और टीचिंग या स्टडी, वो स्टडी किए, कलेक्ट किए, और उनको कम्युनिकेशन करना काम किन किया है, वो एक्सटेंशन प्रोग्राम का होता है। तो यहाँ सर्विलेंस कम्युनिकेशन से वो डाटा कलेक्ट करके, गैदर करके फिर से फीडबैक देंगे स्टेक होल्डर को, ताकि वो सही टाइम पे सही जो प्रोटोकॉल या प्रोसीजर है उस डिजीज को प्रिवेंट करने का वो ले सके। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. Okay. Now there are two types of surveillance. Basically, these are dependent on प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। हम लोग बोलते हैं एक एक्टिव सर्विलेंस और एक पैसिव सर्विलेंस। तो बेसिकली एक्टिव सर्विलेंस किसको बोलेंगे, व्हेन द डाटा इज कलेक्टेड, all these data when these are collected for the primary purpose, and these involves statistically structured and survey to measure the level of occurrence of a particular disease। प्राइमरी डाटा क्या होता है और सेकेंडरी डाटा क्या होता है, आई होप ऑल ऑफ यू आर नोइंग वेल। प्राइमरी डाटा जिसको सेल्फ फील्ड में जाकर के किसी डिजीज के बारे में सर्वे करना और उसकी प्राइमरी रिपोर्ट, वो प्राइमरी रिपोर्ट हो गया। सेल्फ कलेक्शन, जैसे पॉपुलेशन सेंसस होता है, आपके घर घर में लोग पहुंचते हैं, वहां से आपके बारे में डिटेल्स पता किया जाता है, दिस इज द प्राइमरी डाटा। एंड व्हेन अ स्टूडेंट इज यूजिंग such data, such government organized data for their benefit, for the social benefit, this is called secondary data, isn't it? तो एक्टिव सर्विलेंस में भी हम लोग क्या करते हैं, these data are collected for the primary purpose, सेल्फ डाटा कलेक्ट किया जाता है, प्राइमरी सोर्स होंगे। पैसिव सर्विलेंस में क्या होता है, इट रेफर्स टू सेकेंडरी यूज ऑफ रूटीनली कलेक्टेड डाटा generated for some other purpose। Suppose if our institution is involved with certain, we are getting certain kind of response from the any farmers that they are getting disease outbreak and the signs symptoms with the sample, okay, and what would be the measure। So basically this is secondary data। हमने कहीं से सुना उसके बारे में कि यहाँ पे ये डिजीज आउटब्रेक होते हैं, इस तरह के मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं। वेरी यूजफुल फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ इमर्जिंग डिजीज। अब क्यों प्राइमरी डाटा कलेक्शन जो होता है वो टीडियस टास्क होता है, वी हैव टू रीच farm to farm, but in that case in passive surveillance we can compile the secondary data easily, we can get secondary data easily। कोई रिपोर्ट है कहीं और, रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया किसी भी डाटा के बारे में और हमने उस पर काम किया और उसके बारे में बताया, उसके बारे में फर्दर जो एनालिसिस किया, इंटरप्रिटेशन किया, ये हुए सेकेंडरी डाटा। सो बेसिकली दीज आर वेरी यूजफुल फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ इमर्जिंग डिजीज। The types of data includes reports derived from diagnostic labs, routine field officer like fisheries extension officer or fisheries development officer, research projects, any research projects involved with the particular disease study, they are not
much more reliable when we compare with the active surveillance. Clear? सर Yes. सर ये जो एक्टिव सर्विलेंस है, तो इसको बोल सकते हैं कि डिजीज से पहले जो हम लोग सर्विलेंस करते हैं वो हो सकता है, और जो एक्टिव होता है वो या तो डिजीज के टाइम या फिर डिजीज के बाद वाला सर्वे हो सकता है। पैसिव सर्विलेंस बेसिकली डिजीज के टाइम पे भी पैसिव सर्विलेंस, हाँ बेसिकली पैसिव जो सेकेंडरी डाटा हम लोग यदि यूज किए तो कहीं पे आउटब्रेक हुआ, और एक्टिव सर्विलेंस में जब हम किसी यस ऑनगोइंग हम प्रोजेक्ट कोई हम कर रहे हैं, हम किसी के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली हम एक्टिव सर्विलेंस उसको बोलेंगे. ओके, क्लियर? सबको सबको क्लियर है ये? ओके. अब इसके बाद आता है, ये तो थे एक्टिव सर्विलेंस एंड पैसिव सर्विलेंस ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा वी गैदर. अब होता है अदर टाइप्स सर्विलेंस सिस्टम हो सकते हैं. एक होता है जनरल सर्विलेंस या टारगेटेड सर्विलेंस. जनरल सर्विलेंस क्या होता है? ये होता है कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन ऑफ द एंडेमिक डिजीज दैट टेल्स अबाउट द प्रोफाइल ऑफ अ पॉपुलेशन. ओके, एंडेमिक डिजीज क्या है? We have already discussed that endemic disease are those disease which are restricted to a particular geographical location and in between the year the disease outbreak happens. ठीक है, so they are restricted to a particular geographical location, like gill disease हम लोग बोलते हैं. ठीक है, गिल रॉट. तो ये जनरल सर्विलेंस हो गया. इसमें कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन करते हैं किसी भी एंडेमिक डिजीज का. ठीक है, तो ये जनरल सर्विलेंस हो. टारगेटेड सर्विलेंस क्या होता है? इट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन ऑन अ स्पेसिफिक डिजीज और कंडीशन. जैसे हम लोग व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस बोलते हैं, और ये बहुत हैवोक क्रिएट करता है इन केस ऑफ श्रिम्प. या ईयूएस बोलते हैं, इपिजूटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम. जब हम किसी पर्टिकुलर डिजीज को टारगेट करके उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हैं, तो हमारा जो इसी सर्विलेंस सिस्टम को, इसी मॉनिटरिंग सिस्टम को हम लोग टारगेटेड सर्विलेंस बोलते हैं. ठीक है, सो दैट इट एब्सेंस कैन बी सब्सटेंशिएटेड. सब्सटेंशिएशन मतलब जस्टिफिकेशन, कि ये डिजीज रियली वहां पे एब्सेंट है, उसको जस्टिफाइड किया जा सके, ताकि फर्दर जो डिजीज कम्युनिकेशन है वो एक फार्म से दूसरे फार्म के लेवल पे नहीं हो. ठीक है, फिर आता है सेंटिनल सर्विलेंस. सेंटिनल सर्विलेंस मतलब क्या है? इट अकर्स व्हेन ओनली selected sites report data and this is rarely representative of the population but can be used to monitor, train and collect for more detailed information about a disease. सेंटिनल मतलब क्या होता है? टू हम लोग उसको क्या बोलते हैं? प्रहरी का काम करना. ठीक है, तो ये काम क्या है? इनको जस्ट चेकिंग करते रहनी है कि कोई भी पर्टिकुलर साइट्स में कौन कौन सा डिजीज हो रहा है, वो फर्दर रिपोर्ट करेंगे अपने जोन्स में. जोनल एक डिस्ट्रिक्ट से जोनल में हम लोग देखेंगे आगे में, एक डिस्ट्रिक्ट से जोन और जोन से फिर फर्दर उसके हेडक्वार्टर तक जाता है. अब होता है चौथा लेबोरेटरी सर्विलेंस बेस्ड फ्रॉम लेबोरेटरी. हम पर्टिकुलरली लैब बेस्ड जितने भी सर्विलेंस सिस्टम करते हैं कि कोई भी जो स्टडी हम फोकस करते हैं किसी पर, किसी भी डिजीज के ऊपर में वर्कआउट कर रहे होते हैं, और वहां पे उसका जो भी इंफॉर्मेशन, वो एक रिसर्च या एक साइंटिस्ट, एक प्रोफेसर जो भी उसके बारे में स्टडी कर रहे होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लेबोरेटरी सर्विलेंस. सो बेसिकली अपार्ट फ्रॉम एक्टिव सर्विलेंस एंड पैसिव सर्विलेंस there are other types like general surveillance, targeted surveillance, sentinel surveillance and lab surveillance. Okay, now you see what is the function of these surveillance system overall. So basically there are two functions. One is core मतलब जो इनका central focus point होता है, वो क्या होता है? पहला, they are involved in the detection of a particular pathogen. ठीक है, ये डिटेक्ट करना है इनको. सेकेंड, इन्वेस्टिगेशन एंड कंफर्मेशन. इन्वेस्टिगेशन करना है और कंफर्म करना है कि द डिजीज आउटब्रेक इज हैपेंड बाय
the specific pathogen. And again, if they got positive result or negative, they have to report it. Okay. After that, they have to analyze and interpret the data, and further the action and response plan is being prepared. WHO भी करते हैं, जैसे WHO ने कुछ गाइडलाइंस बनाई आपके कोरोना आउटब्रेक के लिए, ठीक इसी तरीके से OIE जो है वो कुछ गाइडलाइंस बनाती है। FAO जो है फूड जो FAO है फूड FAO का क्या है फुल फॉर्म? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। एनीवन? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर? रोम। रोम। ओके। तो बेसिकली ये जो है FAO है या OIE है, तो ये सारी सिस्टम्स जो है ये एक पर्टिकुलर एक नॉर्म्स बनाती है और उस नॉर्म्स को बताती है कि कैसे प्रिवेंशन करना है। जैसे पर्टिकुलर WSSB के लिए है, उनको प्रिवेंट करने के लिए क्या बायोसिक्योरिटी मेजर्स लेने चाहिए। ठीक है। सपोर्ट फंक्शन क्या होता है? ये तो हुआ ही, एक तो डिटेक्ट किए, इन्वेस्टिगेट किए, रिपोर्ट किए, एनालाइज किए, इंटरप्रेट किए और रिस्पॉन्स करना है। इसके साथ साथ वो ट्रेनिंग देते हैं। किनको ट्रेनिंग देंगे? जितने भी आपके ऑफिसर्स हैं, जितने भी आपके प्रोफेसर्स हैं, जितने भी आपके रिसर्च साइंटिस्ट्स हैं, ठीक है, इनको ट्रेन करना उनका काम होता है कि वो कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं द बेस्ट। कोई भी मेथोडोलॉजी जो किसी इंस्टीट्यूशन में डेवलप हुई, तो उनकी हेल्प लेते हुए जितने भी लोग अनअवेयर हैं उनको वहां पे ट्रेनिंग देना, सुपरवाइज करना, रिसोर्स जनरेट करना मतलब ह्यूमन रिसोर्स जो उस मतलब जो इस सर्विलेंस सिस्टम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, फिर स्टैंडर्ड गाइडलाइंस बना। तो ये इनका सपोर्ट फंक्शन होता है। नाउ सर्विलेंस का बेसिक इंग्रेडिएंट क्या है? तो बेसिकली दे मस्ट हैव अ गुड नेटवर्क ऑफ मोटिवेटेड पीपल। मतलब उनको पता होना चाहिए, जो पीपल होते हैं, जितने भी फार्मर्स होते हैं, जो भी फार्म कर रहे हैं, उनको वो अवेयर हो कि डिजीज आउटब्रेक से क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। हम अभी क्लास में हैं, ठीक है। देन एफिशिएंट कम्युनिकेशन सिस्टम, जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो उनका एफिशिएंट होना चाहिए। क्लियर केस डिफिनेशन एंड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, जो केस डिफिनेशन मतलब जो भी आप डिजीज है उनको हम लोग डिफाइन करते हैं, नहीं एक पर्टिकुलर, सपोज यू हैव टू राइट अबाउट WSSB, आपके एग्जाम्स में आ जाते हैं, तो आप डिफाइन करते हैं WSSB इज अ वायरल डिजीज काउज्ड बाय DSDNA वायरस, दिस इज अ विस्पो वायरस। तो ये क्लियर केस डिफिनेशन होना चाहिए कि इनका मतलब डिफिनेशन क्या है। जैसे इपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम, व्हाट इज द डिफिनेशन, हाउ अ पर्सन कैन define it from other disease outbreak, clear? And reporting mechanism, then basic but sound epidemiology, यानी जो एपिडेमियोलॉजी होनी चाहिए, जो साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए किसी भी डिजीज की, वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। फीडबैक होना चाहिए, रैपिड रिस्पांस होना चाहिए, इसके साथ साथ लेबोरेटरी सपोर्ट होना चाहिए। दे मस्ट बी एबल टू एक्सेस द मैनुअल्स एंड ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज, यानी वो मैनुअल पब्लिश करेंगे, उनको अपलोड करेंगे फॉर द जनरल पर्पस और ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज देंगे। व्हाट आर द स्टेप्स इन प्लानिंग अ सर्विलेंस सिस्टम? तो बेसिकली दे एस्टेब्लिश ऑब्जेक्टिव्स, कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। आप किसी भी, चाहे OI में भी जाइएगा, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट जाइएगा, तो वहां पे उनके मैंडेट्स होते हैं, देयर आर सर्टेन मैंडेट्स, द ऑब्जेक्टिव्स। तो दे मस्ट हैव एन established objectives. The case must be well defined. They determine data source and data collection mechanism, and they develop it also. Okay. Then what are the rapid field test methods? जो फील्ड लेवल पे कहीं भी टेस्ट कोई भी फार्मर कर सके, उसको रिपोर्ट कर सके, वो फील्ड टेस्ट मेथड्स डेवलप करे, टेस्ट एनालिटिक मैकेनिज्म डेवलप करे, फिर कैसे हम डिसेमिनेट करें इन चीजों को, जो भी डिजीज अभी हम लोग करते हैं ना एक्सटेंशन में, कि मछलियों में बीमारी हो सकती है या मछलियों के फीड के बारे में एक्सटेंशन देते हैं। तो ये डिसेमिनेशन मैकेनिज्म, ये एक डिसेमिनेशन मैकेनिज्म है, पार्ट ऑफ
dissemination mechanism is extension. Extension what? Extension about information of a particular disease. Okay, then discussion and interpretation of a data and evaluation. Okay, now what are the components of surveillance program? So basically there are 4 general objectives. The first one, as we have already discussed, that rapid detection of new or any exotic infectious disease that may communicate from one farm to another. Second objective is they keep provision of evidence of freedom from disease relevant to domestic and international movement of aquatic animals and products. यानी कि कोई भी एक्वेटिक एनिमल जब ट्रांसपोर्ट करते हैं एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो वहां पर डिजीज क्या कोई डिजीज रिसेंटली आउटब्रेक हुआ है, क्या वह डिजीज दूसरी जगह ट्रांसमिट होने के चांसेस हैं, उसके बचाव के लिए क्या किया जा सकता है, तो ये इनका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है. ओके, थर्ड ऑब्जेक्टिव इज एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड अकरेंस ऑफ डिजीज. ओके, then fourth objective is assessment of control and eradication successfully for selected disease and pathogen. ठीक है, यानी पहला रैपिड डिटेक्शन, दूसरा ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ डिजीज जो हो रहा है उनके बारे में पता करना, तीसरा एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन और डिस्ट्रीब्यूशन उस डिजीज का, और उसका कंट्रोल और इरेडिकेशन मेजर्स क्या होगा. ये 4 ऑब्जेक्टिव पे कोई भी सर्विलेंस सिस्टम काम करती है. What are the list of disease? A minimum list having those disease notifiable to the OI or other regional list should be there. आप देखते होंगे हमने आप लोगों को बताया भी था कि ऑफिस इंटरनेशनल डिसएपिजूटिक्स जो एक्वेटिक एनिमल डिजीज जो के साथ डील करती है, वो भी उन्होंने भी कुछ डिजीज इंफॉर्मेशन के बारे में बताया है, जो हर एक ईयर हर एक साल जो होता है वो डाटा पब्लिश होता है कि इस साल में कौन सी डिजीज बहुत एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में आपका लिस्टेड किया गया जो बहुत रैपिड प्रोग्रेशन कर सकता है. ठीक है, रैपिड प्रोग्रेशन कर सकता है और उसके बचाव के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, उसका डायग्नोस्टिक प्रोसीजर क्या है, आपको टोटल कंप्लीट डाटा उसके बारे में जो एनालिसिस होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, आपको वहां पे मिल सकते हैं. द FAO नाका लिस्ट ऑफ डिजीजेस डेवलप्ड स्पेसिफिकली फॉर एशिया. अब यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होते हैं इसके लिए, बेसिकली फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एंड सेकेंड वन इज नाका, नाका पैसिफिक. आप लोग ये क्या है, नाका का फुल फॉर्म कोई बताएंगे? नो वन. नाका का हेडक्वार्टर किसी को पता नहीं? So basically NACA is an organization that deals with the all the disease surveillance, all the disease pattern and progression that occurs in the Asia Pacific region. Okay, this is the National Center for Asia Pacific region that lists a disease that is developed specifically for Asia. तो NACA हो. ठीक है, then capability and capacity. अब इनकी कैपेबिलिटी और इनकी कैपेसिटी क्या है, ये क्या कर सकते हैं, इनके अधिकार क्षेत्र में क्या, व्हाट आर देयर राइट्स. दे मस्ट हैव कैपेसिटी टू अंडरटेक इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, वो किसी भी डिजीज के बारे में इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, उस फार्म लेवल पे जा करके वहां पे अपने जो रिसर्च साइंटिस्ट होते हैं, जो टेक्नीशियंस होते हैं, उनको भेज करके फार्मर्स को बता करके. दे रिक्वायर्स प्लानिंग एट लोकल, नेशनल एंड रीजनल लेवल्स विथ कंसोलेशन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स. ठीक है, then they participates in investment is required for equipment, infrastructure, training. यानी बेसिकली कौन कौन से इक्विपमेंट, कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग इनको देनी है, इनके लिए ये कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम डेवलप कर रहे होते हैं. डाटा स्पेसिफिकेशन दे इन्वॉल्व पैटर्न्स ऑफ प्रोडक्शन डाटा, क्लिनिकल साइंस एंड सिंड्रोम्स. ठीक, आप लोग देखते होंगे हर एक डिजीज के बारे में. लिस्ट ऑफ बेसिक इंफॉर्मेशन दैट शुड बी रिकॉर्डेड. एग्जैक्ट जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ आउटब्रेक ऑफ GIS पर्पस. जब आप FAO की साइट जाओगे तो वहां पे पर्टिकुलर डिजीज में आप देखो कि रेड यानी कि मोस्ट ससेप्टेबल
रीजन और एरिया और कंटिनेंट फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज, तो वहां पे लिखा रहता, आप रेड करके वहां डॉटेड दिए रहेंगे, ताकि वहां के जो भी एक्वेटिक एनिमल जो फार्म लेवल पे कल्चर किए जा रहे हैं उनसे उस डिजीज को बचने की जरूरत है। या ब्लू लेस ससेप्टेबल, ग्रीन दिस इज क्लियरली absent from that particular disease। तो इस तरीके के कुछ जो है वो साइंस यूज किए जाते हैं। सो दे collect exact geographical location of outbreak of GIS purpose, contact details for affected growers or sites। ठीक है। इसके बाद वो क्या करते हैं, द डाटा कलेक्टेड आर नोटिफाइड एट इनिशियल साइट एंड एनी सब्सिक्वेंट साइट्स, and after that the detailed description of affected animals like the disease history, the species affected with that particular disease, what are the basic clinical signs, lessons, or what is the disease progression, and ultimately what is the outcome of that disease, whether mortality or adaptation. So they have to report it. Other epidemiological information like disease in wildlife, whether this disease occurs in wildlife or whether these occurs due to the environmental factors or any parameters that must have taken care. So these are certain information that they have to collect. So what are the incorporation, what is the basic fundamental reason behind this incorporation of GIS capability is that basically GIS हम लोग जानते हैं, this is the geographical information system. Very simplistic description of a GIS is a computer database that handles two broad types of information. One is the first deals with the geographical information that denotes location for various features, and another one is second type of data is called attribute, means they are features. फीचर्स मतलब क्या होगा, जैसे ऑनर नेम हो गया, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गए, ठीक है, देन नंबर ऑफ एनिमल्स हो गए ऑन द फार्म, डिजीज टेस्टिंग हिस्ट्री क्या है, फीड अवेलेबल क्या है, जो भी डाटा है उस फार्म पे, बगल में क्या रिवर है, एनवायरमेंटल पैरामीटर्स क्या है, ये एट्रीब्यूट डाटा होगा। ठीक है, तो ये जीआईएस कैपेबिलिटी दो तरह के इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, एक तो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन जो उनके लोकेशन, बाउंड्रीज, रिवर्स, टाउन्स, रोड हो गया, और एट्रीब्यूट हो गया जितने भी आपके नंबर ऑफ एनिमल्स, जो कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट मींस कैरेक्टरिस्टिक्स that can be visualized like contact details, number of animals, disease testing history, whatever. So major benefit of GIS is the ability to produce relatively simple maps of farm population of different aquaculture species and farms affected with disease in an outbreak situation। यदि कोई disease outbreak होती है तो उसका क्या है, ये आप सिंपली एक जैसे ही मैप खोलोगे आपको दिख जाएगा कि कोई भी डिजीज का प्रोग्रेशन क्या है और उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, वेदर दिस इज मच मोर हजार्डस, ठीक है, या फिर लेस ससेप्टेबल डिजीज। तो इस तरीके से इंडिकेट करते हैं। व्हाई वी गो फॉर रिपोर्टिंग, डेवलपिंग अ फ्रेमवर्क फॉर द फ्लो ऑफ डिजीज इंफॉर्मेशन। ठीक है, देन टू इन्फॉर्म ट्रेडिंग पार्टनर, जब आप कहीं ट्रेड करते हैं, WTO कोई ट्रेड हम लोग कर रहे होते हैं, तो वहां पर ट्रेडिंग पार्टनर को क्या होता है, इन्फॉर्म करना होता है कि पर्टिकुलर लोकेशन या पर्टिकुलर कंटिनेंट इज अफेक्टेड विद द WSSB, दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। जब आप कहीं वहां से सीड लाते हैं, बांग्लादेश से सीड लाते हैं, तो दैट सीड मस्ट बी एनालाइज्ड बाय द रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स और मोलिकुलर बेस्ड डायग्नोस्टिक किट, कि वो जो सीड्स हैं वो फ्री फ्रॉम पर्टिकुलर डिजीज हो, नहीं तो स्टॉक में बी वेनिस्ड, स्टॉक में बी फिनिश्ड। टू डिमोन्स्ट्रेट द कैपेसिटी टू satisfy regional and international obligation and requirements। So what is how these disease reporting takes place? तो बेसिकली ये इंटरनेशनल रिपोर्टिंग होती है किसकी, OIE। आप लोग को बताया था इसका इंटरनेशनल हेडक्वार्टर क्या है, OIE, और ये कहाँ पे है, फ्रांस में है, इन ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूटिक्स। ये मंथली रिपोर्ट करते, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो मंथली रिपोर्ट कहाँ करेगी, ठीक है, वो आपको इंटरनेशनल रिपोर्टिंग में क्या होता है, वो मंथली रिपोर्टिंग करनी होती है। वहां पे ऑनलाइन रिपोर्टिंग सिस्टम होता है, जो हम लोग GIS बेस्ड या जो भी आपका डाटा बेस होता है, कंप्यूटर बेस्ड जो भी डाटा होते हैं वो जनरेट करते हैं। एशिया पैसिफिक क्वाड रिपोर्टिंग, एशिया पैसिफिक जो कि नाका इन्वॉल्व होता है इसमें। क्वाड क्या है, क्वार्टरनरी एक्वेटिक एनिमल डिजीज रिपोर्टिंग, यानी क्वार्टरनरी कितना हो गया, यानी साल के 12 महीने, तो एक क्वार्टर कौन सा होगा, कहने का मतलब 4, यानी 12 divided by 4 means 3 months, means at each 3 months
दे रिपोर्ट, एशिया पैसिफिक क्वाड रिपोर्टिंग होती है, ठीक है। नेशनल डिजीज रिपोर्टिंग सिस्टम क्या है? दे अलाउज क्रिटिकल एपिडेमियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन टू बी ट्रांसमिटेड क्विकली एंड एक्यूरेटली टू द नेशनल अथॉरिटीज दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्वेटिक एनिमल डिजीज कंट्रोल, ठीक है। एंड द डाटा मस्ट बी सफिशिएंट whatever is collected to assist the industry stakeholders with their problem. तो ये इसके बाद क्या है? Only a small proportion of population of field information is required by next administrative levels. यानी कि जो भी फील्ड इंफॉर्मेशन होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे वो ट्रांसफर होगा। फिर हायर लेवल रिपोर्ट्स होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए गए फार्म लेवल से वो हायर लेवल रिपोर्ट करेंगे। और यहाँ की जो जैसे सब कुछ हमारे इंडिया में क्या होगा, जैसे कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूशन कहीं पे डिजी रिपोर्टिंग हुई और वो